What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 17 of our 100 days कॉमर्स मास्टर क्लास और आज की क्लास में हम नेशनल इनकम वाले टॉपिक को फाइनली ख़त्म कर देंगे। दो टॉपिक बचे हैं, आज मैं आपको दोनों ही पढ़ाऊंगा और आपका टॉपिक हो जाएगा शानदार तरीके से ख़त्म। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और नेशनल इनकम को समाप्त करते हैं, फिर कल हमें मनी एंड बैंकिंग में भी स्टार्ट कर देनी है चीज़ें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो टॉपिक्स हमारे बचे हैं। लेट्स बिगिन। मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे बेटा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। इसी के दूसरे नाम भी हैं। करंट प्राइजेस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नेशनल इनकम। तो बेसिकली सर ये रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस या कांस्टेंट प्राइजेस होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझा दीजिए। तो देखो बेटा, हम लोग जब देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया हम प्रोडक्शन चेक करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2014 में तीन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, ए बी सी। ठीक है, तीन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। पहली का प्रोडक्शन हो रहा था 10 kg, दूसरी का हो रहा था 100 पीसेस, तीसरी का हो रहा था 500 लीटर। ये प्रोडक्शन हो रहा था। अब देखो, यूनिट तो कोई भी हो सकती है, केजी में, लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, अलग अलग सामान बेचते हैं हमारे देश में। भारत एक बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है, तो अलग अलग सामान बिक रहा है। अब इनके प्राइजेस, ये तो क्वांटिटी है। प्राइजेस 2014 में क्या थे? इसका प्राइस था सपोज 100, इसका प्राइस भी था 100, इसका प्राइस भी था 100 रुपीज पर पीस पर यूनिट के हिसाब से प्राइस था। तो मुझे बताओ, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके टोटल वैल्यू निकल जाएगी गुड्स और सर्विसेज की। तो टोटल वैल्यू या वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा? देखो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50,000। तो टोटल जो वर्थ आई वो 61,000 की आई। अगर मैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बोलूँ 61,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जीरो मान लूँ, बाकी सारी फैक्टर्स को जीरो मान लूँ, तो मैं बोलूँगा देश की नेशनल इनकम 61,000 आ रही है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल इनकम कितना आ गया? 61,000 आ गया। फिर हमने बोला कि लेट्स कंपेयर दिस नेशनल इनकम विद 2024 का नेशनल इनकम। 24 पे चलते हैं। अब 2024 में मैंने बोला चलो बताओ जल्दी से, यही ए बी और सी का कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ। तो हमें ये बोला गया सर प्रोडक्शन हुआ ए का तो 10 किलो, बी का 100 पीस और सी का 500 लीटर। प्रोडक्शन तो इतना हुआ है 2024 में। और सर जो प्राइस आया है वो प्राइस आया है सर इसका 200 हो चुका है, ये भी 200 हो चुका है, ये भी 200 हो चुका है। मैंने कहा अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं जब क्वांटिटी इनटू प्राइस करूंगा तो 2024 में यहाँ से निकल के आएगा 2000, यहाँ से निकल के आएगा 20,000 और यहाँ से निकल के आएगा 1 लाख। तो ये हो गया 1,22,000। ये कितना हो गया बच्चों? 1,22,000। अब मैंने देखा कि यार क्या बात है, 2014 में तो नेशनल इनकम आ रहा था 61,000, 2024 में आ रहा है 1,22,000, तो हमारा इनकम तो जस्ट डबल हो गया और लोग खुश हो रहे हैं। हमारे देश में लोगों को बताया जा रहा है अरे वाह क्या बात है, नेशनल इनकम देखो 14 में कितना था और 24 में कितना है, डबल हो गया। हमारे देश में डबल की तरक्की है। लेकिन यहाँ पे बेटा एक झोल है, तरक्की कब होगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्शन तो 2014 में भी इतना ही था और 2024 में भी इतना ही है।
यानी कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2024 में भी 2024 की ही क्वांटिटी ले रहे हैं, 2024 का ही प्राइस ले रहे हैं। यहां पे 2014 में हम 2014 की ही क्वांटिटी ले रहे हैं, 2014 का ही प्राइस ले रहे हैं। तो ऐसा नेशनल इनकम जिसमें हम करंट ईयर की ही क्वांटिटी लेते हैं और करंट ईयर का ही प्राइस लेते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। अब इसमें कई बार क्या हो जाता है, देखो इसमें ऐसा होता है कि महंगाई की वजह से 100 से 200 महंगाई की वजह से बच्चों ये वैल्यू बढ़ के आ जाती है, ये वैल्यू बढ़ के आ जाती है। तो हम इस केस में क्या बोलते हैं, हम इस केस में बोलते हैं भैया एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको बोला गया नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस ने ये बोला कि भैया आप क्वांटिटी तो आज की लो, 1 का मतलब होता है करंट ईयर, लेकिन जो आप प्राइस लो ना वो प्राइस ले लो 0 वाला। 0 का मतलब बेस ईयर का, बेस ईयर का मतलब उस ईयर का जिस ईयर से आप कंपेयर करना चाहते हो। अब जैसे मैं 2014 से कंपेयर करना चाहता हूं, 2014 से अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी तो आज वाली लूंगा, 10, 100, 500, ये तो आज की लूंगा, क्वांटिटी तो 2024 की लूंगा, लेकिन जो प्राइस लूंगा वो 2014 का ले लूंगा, प्राइस बेस ईयर का लूंगा, पिछले साल वाला। 100 100 100 प्राइस में लूंगा बेस ईयर वाला। अब मुझे जल्दी से देख के बताओ, 1000, 10,000, 50,000, वैल्यू निकल के आई 61,000, जो कि यहां भी 61 ही थी, 2014 में भी 61 ही थी, तो 2014 में भी 61 और 2024 में भी 61। तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई। पता चल गया या नहीं चल गया? तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस में हम लोग क्या करते हैं, करंट आज की ही क्वांटिटी लेते हैं, आज का ही प्राइस लेते हैं, बट वो कई बार मिसलीडिंग पिक्चर दे देता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की वजह से। तो वहां पे ये बोला गया कि भैया आप एक काम करो, आप नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस निकालो। कांस्टेंट प्राइसेस कैसे निकलता है? कांस्टेंट प्राइसेस निकलता है बच्चों, नेशनल इनकम में आप क्वांटिटी तो आज ही की लो क्योंकि आज का ही प्रोडक्शन देखना है, प्राइस बेस ईयर वाला ले लो। तो ध्यान रखना, जब हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस निकालते हैं तो क्वांटिटी आज की लेते हैं, प्राइस बेस ईयर का लेते हैं। और जब हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस निकालते हैं तो करंट प्राइस में क्वांटिटी भी आज की होती है और प्राइस भी आज का होता है। बट ये क्योंकि मिसलीडिंग पिक्चर देता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कभी भी नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पे दिया हुआ है तो आप उसको कांस्टेंट प्राइसेस पे कन्वर्ट कर लो। सर कन्वर्ट करने के लिए क्या पता चलता है? कन्वर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक नंबर होता है, आपने क्लास 11th में इंडेक्स नंबर भी पढ़ा होगा, जो ये बताता है कि आज के कंपैरेटिवली बेस ईयर में प्राइसेस कितने थे। यानी अगर प्राइस इंडेक्स 150 आ रहा है तो इसको कंपेयर करना हमेशा 100 से, 100 को बेस मान के चलते हैं हम हमेशा। तो अगर प्राइस इंडेक्स 150 आ रहा है इसका मतलब 100 वाली चीज कितनी हो चुकी है? 150 हो चुकी है, यानी 1.5 टाइम्स का इन्फ्लेशन है। अगर प्राइस इंडेक्स 300 आ रहा है इसका मतलब 100 वाली चीज 300 हो चुकी है। अगर प्राइस इंडेक्स 500 आ रहा है इसका मतलब 100 वाली चीज 500 हो चुकी है। प्राइस इंडेक्स आप हमेशा कंपेयर करते हो किससे? 100 से। अब देखो मैं अपने वाले एग्जांपल में प्राइस इंडेक्स निकालता हूं। देखो अगर मैं यहां पे प्राइस इंडेक्स निकालूं, यहां पे देखो प्राइस इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो देखो करंट प्राइसेस में कितना था? 122। कांस्टेंट प्राइसेस में कितना था? 61 इंटू 100। तो देखो यहां से 61 इंटू 2 तो वैल्यू 200 आ जाएगा। प्राइस इंडेक्स कितना आया? 200 आया। तो प्राइस इंडेक्स 200 पता है क्या शो कर रहा है?
प्राइस इंडेक्स 200 ये शो कर रहा है कि 100 वाली चीज़ 200 हो गई है, यानी यहाँ पे जस्ट डबल हो गए हैं प्राइजेस। तो देखो डबल हुए थे या नहीं हुए थे, 100 से 200 हो गया था, 100 से 200 हो गया था, 100 से 200 हो गया था। तो कभी भी आपको अगर प्राइस इंडेक्स दिया हो तो आप बड़े आसानी से करंट से कांस्टेंट निकाल सकते हो, कांस्टेंट से करंट निकाल सकते हो। पहले आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। फॉर एग्जांपल बच्चों ऐसा दिया हो कि प्राइस इंडेक्स है 500, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस है 10,000। तो जल्दी से बताओ नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस कितना होगा। अब सबसे पहले कॉमन सेंस लगाओ, फिर फॉर्मूला लगाना। प्राइस इंडेक्स 500 का क्या मतलब है, 100 वाली चीज 500 हो गई है, यही है प्राइस इंडेक्स 500 का मतलब, 100 वाली चीज 500 हो गई है। तो अगर कांस्टेंट पे 10,000 है तो करंट पे तो 5 गुना हो गया होगा ना, यानी 50,000 हो गई होगी वैल्यू। नहीं सर, हमें तो फॉर्मूला लगा के दिखाओ। देखो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। देखो प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 500, करंट प्राइसेस मुझे नहीं पता, करंट प्राइसेस मुझे निकालना है, कांस्टेंट दिया हुआ है 10,000 इंटू 100। ऐसा ही होगा, होगा या नहीं होगा बेटा जी, ऐसा ही होगा। अब देखो आप क्या करोगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 इंटू 500 अपॉन 100 इज इक्वल टू करंट प्राइसेस। तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो 10,000 इंटू 5 50,000 आ गया। कितना आ गया, 50,000 आ गया या नहीं आ गया। तो प्राइस इंडेक्स की मदद से आप लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मैंने करंट निकाली, अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको दे दूं कि प्राइस इंडेक्स फिर से 500 मान लो और इस बार करंट प्राइस ले लो, करंट प्राइस 1 लाख ले लो, तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बताओ कितना होगा। चलो सोच समझ के बताना अब इस बार कितना हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू करंट प्राइस अपॉन कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। प्राइस इंडेक्स 500 है, करंट प्राइस 1 लाख है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा, कांस्टेंट को इधर भेज दो, 1 लाख डिवाइड बाय 500 इंटू 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 20,000। देखो 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 कांस्टेंट है, ये 5 गुना हुआ होगा तभी तो 1 लाख आया होगा, है या ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कई बार बेटा ये प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम भी दिया होता है, कई बार ये आपको एग्जाम में ऐसा दिया होता है। देखो वैसे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। कई बार बच्चों आपको ये जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से दिया होता है, तो ध्यान रखना जीडीपी डिफ्लेटर भी वही है बेसिकली कि कितना इन्फ्लेट हुआ है, कितना वैल्यू कम कर सकते हो आप। जीडीपी डिफ्लेटर इज, करंट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, क्योंकि ये रियल पिक्चर दिखाता है, इनटू 100। तो फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। बेटा कुछ भी वैल्यू दी हो आप रख के आंसर निकाल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स को बोलो, जीडीपी वेलफेयर को बोलो, फॉर्मूला क्या चलेगा, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। सर एग्जाम में भूल गया तो अल्फाबेटिकली याद रख लियो बेटा, पहले एन आएगा या पहले आर, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, पहले क्या आएगा, पहले एन आएगा फिर आर आएगा। तो पहले नॉमिनल फिर रियल इनटू 100, ठीक हो गया बच्चों। तो
तो ये हमारे पास मेनली एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसमें हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि नेशनल इनकम करंट प्राइस पे कैसे निकलता है और नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे कैसे निकलता है, उसके साथ साथ इंडेक्स क्या है या जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। समझ गए। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। सर व्हाट इज जीडीपी एंड वेलफेयर? देखो बच्चों, हमारे देश में ना जीडीपी को कंपेयर किया जाता है वेलफेयर के साथ कि अगर किसी देश में जीडीपी अच्छा है, जीडीपी बढ़िया है, जीडीपी बढ़िया है, तो उस देश में 100% वेलफेयर भी हो रहा होगा। ऐसा माना जाता है हमारे देश में कि अगर जीडीपी बढ़िया है तो वेलफेयर भी हो रहा होगा 100%। ये हमारे देश में लोग मान के चलते हैं। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है कि अगर हमारे देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी हो रहा होगा? क्या ऐसा एक्चुअल में भी है? तो मैं बोलूंगा कि हमेशा ऐसा हो रहा होगा जरूरी नहीं है। हमेशा जीडीपी बढ़ रहा है और वेलफेयर हो रहा हो ऐसा नहीं है बच्चों। कई बार जीडीपी बढ़ रहा होता है प्राइस बड़े होने की वजह से, प्राइस बढ़ा हुआ है, जीडीपी बढ़ के आ रहा है, लेकिन क्या वेलफेयर हो रहा है? देश में सब लोग खुश हैं, खुशहाली है, वेलफेयर है? आंसर इज नो। तो हम लोग हर बार नेसेसरली ऐसा नहीं बोलेंगे कि जीडीपी इज अ गुड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ऐसा हर बार हो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कुछ रीजंस हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा, जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। नॉर्मली हम इसको इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मान के चलते हैं। वेलफेयर का मतलब सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल। ये डिपेंड करता है ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, कि कितनी अच्छी अवेलेबिलिटी है गुड्स और सर्विसेज की। तो हाइयर जीडीपी को हम लोग जनरली ऐसे ले लेते हैं कि वो एक वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये जनरलाइजेशन सही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? However, this generalization may not be correct due to the following limitations. सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। भैया जीडीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन वो जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है? ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बढ़ा लेकिन उससे इनइक्वालिटीज भी बढ़ गई, यानी रिच और पुअर के बीच में गैप भी बढ़ गया। तो अगर रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ गया, सर ये रिच और पुअर के बीच में गैप कैसे बढ़ता है? देखो जीडीपी बढ़ता है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन अगर कुछ लिमिटेड लोगों ने करा तो सारा इनकम भी उन लिमिटेड लोगों तक चला जाएगा। अगर प्रोडक्शन कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने करा तो इनकम भी उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट पे चला जाएगा। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर हो जाएंगे, बाकी गरीब आदमी गरीब रह जाएगा। तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो वेलफेयर नहीं होगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि जीडीपी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर तब है जब डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हुआ हो, इक्वल हुआ हो, नहीं तो गड़बड़ है। चेंज इन प्राइसेस मैंने आपको बता ही दिया। समटाइम्स जीडीपी बच्चों प्राइसेस की वजह से बढ़ के आ जाता है, जैसे आपने नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस में देखा, तो वो भी वेलफेयर शो नहीं करता क्योंकि वो जो वैल्यू बढ़ी है प्राइसेस की वजह से बढ़ी है। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा जीडीपी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो एक्चुअल में हमारा वेलफेयर करती हैं। किचन गार्डनिंग, सर्विसेज ऑफ मदर, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स, जो एक्चुअल में वेलफेयर हो रहा है वो तो हमने जीडीपी में लिया ही नहीं, वो तो हमने नेशनल इनकम में कंसिडर ही नहीं करा। तो जो चीजें वेलफेयर वाली थी अगर हमने वो कंसिडर ही नहीं करी तो हम कैसे मान लें कि जीडीपी से वेलफेयर हो रहा है? तो ये पॉइंट भी यही बताता है कि जरूरी नहीं है बच्चों कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी हो रहा होगा। समझे? इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? इसके बाद पॉइंट आता है बेटा एक्सटर्नैलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव्स या फिर नेगेटिव्स। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई, वो आपके वेलफेयर के लिए अच्छी है, यानी वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, लेकिन उसके लिए किसी भी इंडिविजुअल को कोई पैसा नहीं दिया गया। सिमिलरली कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपके वेलफेयर को नुकसान पहुंचाएगी, उसके लिए किसी भी इंडिविजुअल या फर्म के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई, तो उसको एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। तो एक्सटर्नैलिटी क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी इंडिविजुअल या फर्म ने करी, अगर वो फायदा पहुंचा रही है और उसको पैसा नहीं मिल रहा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर वो नुकसान दे रही है लोगों को, जनता को नुकसान दे रही है, उसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई दे रही, तो वो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, अब फैक्ट्री वाले ने क्या करा, सारा जो वेस्ट है वो बराबर में नहर में बहा दिया, गंगा जी में बहा दिया। जितनी ये हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास फैक्ट्रीज हैं, ये सब अपना वेस्ट कहाँ डंप कर रहे हैं? वहीं गंगा जी में बहा देते हैं। अब वही गंगा जी का जल
हर घर में जा रहा है। वहीं पे बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे, जो मछली वगैरह हैं जो पानी में हैं, उनको भी वही केमिकल्स से उनकी डेथ हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो हम लोग तो ये देख रहे हैं कि भैया अरे वाह क्या प्रोडक्शन कर रही है फैक्ट्री, और जो नुकसान पहुंचा रही है फैक्ट्री, जो केमिकल सारे के सारा डंप कर रही है वाटर में, जो लोगों के घर जाके, जिससे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रही है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वेलफेयर कहाँ हो रहा है भाई? जीडीपी तो बढ़ रहा है, वेलफेयर नहीं हो रहा। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है बेटा, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स, है ना। अब सिमिलरली किसी ने अपने घर के बाहर एक खाली गवर्नमेंट प्लॉट पड़ा था, वहां पे बहुत सारे पेड़ लगा दिए, ग्रीनरी ग्रीनरी कर दी, लोगों के लिए पार्क बना दिया एक तरीके से, बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं करेगा, जबकि वो एक पॉजिटिव चीज है, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी है, कोई पे नहीं करेगा। ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है हमारे पास? जो कि पब्लिक पार्क्स लोग यूज करते हैं लेकिन कोई पेमेंट नहीं होता, वेलफेयर बढ़ता है लेकिन वो जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर बच्चों जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ता जाए, तो लोगों तक बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर यूनिट फैसिलिटीज जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज बढ़ी उतनी ही जनसंख्या बढ़ गई, तो वेलफेयर कहाँ होगा? हो ही नहीं पाएगा। लास्ट होता है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब होता है बेटा कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जीडीपी में। अगर जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है? ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लोगों के वेलफेयर में जो काम आएंगे, हम बोलेंगे अरे वाह भैया वेलफेयर होगा। लेकिन अगर जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है टैंक्स का, बॉम्ब्स का, ठीक है, मिसाइल्स का, वॉर गुड्स का, तो यार ये वेलफेयर कहां से करेगा? ये तो जिसके ऊपर भी डालेंगे वो नुकसान ही होगा। तो ये वेलफेयर नहीं रिफ्लेक्ट करता बेटा। जीडीपी तो उससे भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन हो रहा है, वेलफेयर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिशन, हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ इट इंक्रीज्ड आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन एंड एसेंशियल गुड्स। अगर ऐसे गुड्स हैं जो कि वेलफेयर को नहीं बढ़ाते, यानी कि वही वॉर गुड्स हैं, तो वहां पे हम बोलेंगे जीडीपी से वेलफेयर नहीं होता। तो देखो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है बट वेलफेयर नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आता है ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी क्या होता है बेटा? देखो मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि आपने जीडीपी निकाला 20,000 रुपये, या आपने वैल्यू निकाली 20,000 रुपीज़। अब आप देखते हो कि भैया देश के अंदर बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, देश के अंदर बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए हम लोगों ने थोड़े बहुत खर्चे करे पेड़ लगाने पे, हम लोगों ने प्रोविजंस करे कि हम किस तरीके से वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, प्लास्टिक को किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये खर्चे हुए 2,000 रुपये के। खर्चे कितने के हुए? 2,000 रुपये के। तो 20 टोटल में से 2,000 के अगर मैं ये खर्चे हटा दूं जो एनवायरमेंट के लिए करे गए हैं, तो जो वैल्यू 18 आई उसको मैं बोलूंगा ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी का क्या मतलब होता है? इट मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्स कहीं डिप्लीट हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो वैल्यू हम एडजस्ट करके जो वैल्यू निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन जीएनपी। जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो सस्टेनेबल यूज़ होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का और अच्छे बेनिफिट मिलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये कभी आता नहीं है, बट छोटा सा टॉपिक है, दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारा नेशनल इनकम समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा यूनिट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने समझा होगा कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, व्हाट इज़ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी वेलफेयर क्या होता है, ग्रीन जीएनपी क्या होता है। बस इसी तरीके से अब इसकी पढ़ाई कर लो, एक बार पूरा का पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लो, और कल हम लोग मनी एंड बैंकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, सी या, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।